पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KMI 30 इंडेक्स की उन 10 कंपनीज़ के बारे में जो मेरी फेवरेट कंपनीज़ हैं शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ की लिस्ट में। KMI जिसको कराची मीज़ान इंडेक्स कहा जाता है, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इंडेक्स है कि जिसमें सिर्फ वही कंपनीज़ हैं जो कि शरिया कंप्लायंस के हवाले से जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतर रही होती है। मैंने जब भी इस चैनल के ऊपर कंपनीज़ को और सेक्टर्स को एनालाइज़ किया, तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का ये सवाल होता है कमेंट सेक्शन में कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। और इस लिहाज से उनकी एक फरमाइश थी या रिक्वेस्ट थी कि जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं उनका भी इहाता किया जाए। तो इस वीडियो में आपको 10 कंपनीज़ के बारे में बताया जाएगा जो शरिया कंप्लाइंट हैं, KMI 30 इंडेक्स का हिस्सा हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनीज़ हैं। सबसे पहले KMI 30 इंडेक्स का एक हाई लेवल ओवरव्यू हम ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पे आइडिया हो कि ये इंडेक्स बेसिकली है क्या चीज़। तो ये इंडेक्स 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस इंडेक्स में 30 कंपनियां होती हैं और साल में 2 दफ़ा ये इंडेक्स रिवाइज होता है ताकि कोई कंपनीज अगर इसमें से एक्सक्लूड करनी है या नई कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड करनी है तो उसके हवाले से डिसीजन लिया जा सके। और इस इंडेक्स में ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि शरिया कंप्लायंस का जो मखसूस क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरती हैं। और अगर इस इंडेक्स की फॉर्मेशन की बात की जाए तो 2009 में जब ये इंडेक्स बना था तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लिमिटेड और मीज़ान बैंक की एक मुश्तरका काविश थी। यही वजह कि KMI का नाम रखा गया। उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज था, तो KMI स्टैंड्स फॉर कराची मीज़ान इंडेक्स। कराची स्टॉक एक्सचेंज और मीज़ान के ताउन से या मुश्तरका कोशिश से बना था। और इस इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन की बेस पे एक वेटेज डिफाइन होती है और फिर उसको जो मार्केट में उसका कैपिटल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस लिहाज से इसको फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया कहा जाता है। तो फ्री फ्लोट के अलावा जो जो भी कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा बनती हैं उसके लिए कुछ दीगर इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और वही कंपनीज फिर क्वालिफाई कर पाती हैं जो कि इन सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रही होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिज़नेस ऑफ द कंपनी मैटर करता है कि वो कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो किस हद तक हलाल है, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रही है। उसके बाद डेट टू टोटल एसेट्स को देखा जाता है, फिर लिक्विड एसेट्स को टू टोटल एसेट्स इस रेशो को देखा जाता है और नेट लिक्विड एसेट टू शेयर प्राइस इसको भी देखा जाता है। और उसके साथ साथ जो नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी जो उसके टोटल एसेट्स के साथ जो रेशो बन रही होती है उसको देखा जाता है कि अगर कोई नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं भी तो वो कितनी है। और नॉन कंप्लाइंट अगर इनकम है तो उसको फिर उसकी टोटल रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाता है कि जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें उसका कितना पोर्शन है जो नॉन कंप्लाइंट इनकम का है। तो ये बहुत सारे लवाजमात होते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और एक शरिया बोर्ड होता है जो कि डिसाइड करता है और उसकी बेसिस पे फिर कंपनीज की वैल्यूएशन होती है और उनको फिर इस KMI आल या फिर उनमें से जो अच्छी कंपनीज हैं 30 उनको KMI 30 का हिस्सा बनाया जाता है। अब मैं 30 इस KMI 30 इंडेक्स की 10 ऐसी कंपनीज को डिस्कस करूंगा जो कि इस इंडेक्स में से मेरी फेवरेट हैं। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस KMI 30 इंडेक्स की जो कंपनीज 10 कंपनीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें जो पहली कंपनी है वो मारी पेट्रोलियम है जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक मशहूर और मारूफ कंपनी है। इस कंपनी के शेयर की जो करंट प्राइस है वो 1658 रुपये और 5 पैसे है, जबकि 52 वीक्स का इसका जो रेंज है वो 1535 और 1800 बंदा है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 221.19 बिलियन है जो कि बहुत बड़ा कैपिटल कहलाएगा। और लास्ट जो इसका ईयरली EPS है वो 247 रुपये 84 पैसे है, जबकि लास्ट जो उसका क्वार्टरली EPS है वो 68 रुपये 21 पैसे है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जो ईयरली रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वी कैन थिंक ऑफ अनदर गुड ईयर फॉर दिस कंपनी। जो इसका लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो 124 रुपये था। 62 रुपये 2 दफ़ा इसने डिविडेंड दिया। इंटरिम डिविडेंड 62 का था और फिर फाइनल डिविडेंड, तो टोटल जो बनता है वो 124 रुपये बनता है। इसने ऐसा कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे, जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो बनती है 7.92%। और 5 पिछले सालों को अगर हम टोटल जो उसका क्यूमुलेटिव डिविडेंड है उसको देखें तो वो बनता है 282 रुपये और 30 पैसे।
तो इट मीन्स कि ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, शरीयत कंप्लाइंट कंपनी है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है। जो दूसरी कंपनी आपकी खिदमत में इस KMI 30 इंडेक्स में से मैं लेके आया हूँ वो है एंग्रो, जो कि एंग्रो ग्रुप की एक कंपनी है। और ये इस कंपनी के अंडर बाकी जो एंग्रो ग्रुप की दीगर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, तो उसमें से जो रॉयल्टी और डिविडेंड होता है वो इसका मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है। और इस कंपनी के अगर करंट शेयर की करंट प्राइस की बात करें तो वो बनती है 262 रुपये 93 पैसे, जबकि 52 वीक्स की रेंज इसकी 225 रुपये 30 पैसे और 298 रुपये 40 पैसे के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। इसका जो कैपिटल है वो है 51.49 बिलियन, जबकि लास्ट जो इसकी ईयरली ईपीएस थी वो 32 रुपये 14 पैसे थी, जबकि लास्ट इसके जो क्वार्टरली ईपीएस थी वो 5 रुपये 35 पैसे थी। जो लास्ट इसका एनुअल डिविडेंड था वो था 25 रुपये, और ऐसा जिसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड देखें हम ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो बनती है 14.69%, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। पिछले 5 सालों का इसका जो टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड है वो 117 रुपये बनता है। तो अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी और अच्छे रिजल्ट्स के साथ मार्केट के अंदर अपनी एक रेपुटेशन को बरकरार रखे हुए। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो मीज़ान बैंक है, MEBL, जो कि बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में से एक इस्लामिक बैंक है। और मीज़ान बैंक के शेयर की जो करंट प्राइस है वो 105 रुपये और 5 पैसे है। 52 वीक्स की इसकी जो रेंज है वो 102 रुपये 40 और 149 रुपये है। इसका कैपिटल 196.18 बिलियन रुपीज़ का है। लास्ट जो इसका ईयरली ईपीएस था वो 17 रुपये 43 पैसे, जबकि जो इसका लास्ट क्वार्टरली ईपीएस है वो 6 रुपये 41 पैसे है। जबकि इसका जो लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो 6 रुपये था, लेकिन इसने साथ में लास्ट जो एनुअल बोनस दिया था वो 15% था। उसके अलावा इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.38% है, और 5 साल का जो क्यूमुलेटिव इसका टोटल डिविडेंड मिला है वो 23 रुपये 50 पैसे। इस कंपनी के हवाले से ये बताना ज़रूरी है कि आपको उसकी डिविडेंड के साथ साथ ये रेगुलरली आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। इस साल भी कुछ इंटरिम डिविडेंड और बोनस दे चुकी है, लेकिन ये मैं जो 15% यहाँ पे एनुअल बोनस बता रहा हूँ और जो एनुअल डिविडेंड बता रहा हूँ ये लास्ट एनुअल डिविडेंड है कि इसके ईयर एंड दिसंबर में होता है, तो ये इस साल का नहीं बल्कि 2021 का रिजल्ट है। तो बहरहाल ये भी एक अच्छी कंपनी है, और बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान बैंक की जो प्रोग्रेस है, जो इसकी ज़बरदस्त तरीके से एक ग्रोथ हो रही है, वो वाज़े तौर पे हमें मार्केट के अंदर भी नज़र आ रही है और स्टॉक मार्केट में भी नज़र आ रही है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो भी एंग्रो ग्रुप की है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड EPCL, और इसकी जो करंट प्राइस है वो 49 रुपये 54 पैसे है। जबकि 52 वीक्स की रेंज 49 रुपये 50 पैसे और 93 रुपये 48 पैसे। तो 52 वीक्स की रेंज के लोएस्ट के बहुत करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है 46.32 बिलियन, जबकि इसका लास्ट जो ईयरली ईपीएस था वो था 16 रुपये 32 पैसे, और क्वार्टरली ईपीएस इसका 2 रुपये 27 पैसे। तो क्वार्टरली ईपीएस 2 रुपये 27 पैसे एक अलार्म बल्ब आपके लिए है कि इसका मतलब है कि इस वक्त ये कंपनी अपने जो अर्निंग है वो अच्छी नहीं कर रही, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक और वीडियो में मैंने डिस्कस भी किए थे कि EPCL ख़ास तौर पे जो कि इसका जो पॉलीमर का बिज़नेस है, और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से और पाकिस्तान के अंदर भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन सब की वजह से इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी इम्पैक्टेड है। और यही वजह है कि इस कंपनी के जो रीसेंट रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इसके माजी में होते रहे। बहरहाल लास्ट जो इसका एनुअल डिविडेंड है उसकी बात करें तो वो बनता है 16 रुपये 30 पैसे, और जो इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो बनती है 28.37%, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। लेकिन 28.37% का डिविडेंड यील्ड जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का है, इसको देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको ये जहन में रखना है कि इस वक्त जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं या इस वक्त जो कंपनी की सेल्स हैं या जो उसका प्रॉफिट्स है वो इतना अच्छा नहीं है। सो अगले साल में आप उतना डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट ना करें जितना इसका ट्रेलिंग 12 मंथ में था। पिछले 5 साल का जो इसका टोटल डिविडेंड है वो है 20 रुपये 67 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट एनुअल डिविडेंड 16 रुपये 30 पैसे, लेकिन 5 साल का मिला के 20 रुपये, मीन्स के यही एक बड़ा डिविडेंड ईयर था इस कंपनी का। तो हिस्टोरिकली देखें तो ये आप नहीं कह सकते कि हमेशा ही इसका ऐसा रहा है या आगे इसका इतना अच्छा डिविडेंड होगा। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से मेरी फेवरेट कंपनी है। इस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है 485 रुपये 28 पैसे, जबकि इसका 52 वीक्स का जो रेंज है वो 281 से 816। इसमें बहुत बड़ी वेरिएशन आपको नज़र आ रही है। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस कंपनी ने लास्ट ईयर के रिजल्ट्स की बेसिस पे जब 100% बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे, तो उसके बाद इसके शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आई थी, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस अनाउंस करती है तो एक्स डेट के बाद उसकी प्राइस नीचे आती है। तो 100% बोनस शेयर्स के बाद प्राइस 800 से फिर 500 400 या इससे नीचे आना, ये एक काइंड ऑफ अ नेचुरल फिनोमेना था।
इसका जो कैपिटल है वो 135.08 बिलियन रुपीज़ है, जबकि इसका लास्ट जो ईयरली ईपीएस था वो 24 रुपये 12 पैसे था। इस कंपनी का ईयर एंड दिसंबर में होता है, इस लिहाज से इस साल का जो क्वार्टरली ईपीएस मैं बता रहा हूँ 7 रुपये 27 पैसे, ये इसके तीसरे क्वार्टर का था। तो इस साल भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि पिछले साल के ईपीएस का रिकॉर्ड भी पोटेंशियली ब्रेक कर सकती है। लास्ट जो इसका एनुअल डिविडेंड था वो 5 रुपये था, जबकि एनुअल बोनस इसने दिया था 100%। इसकी डिविडेंड यील्ड 1.32% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साथ साथ कंपनी डिविडेंड के साथ साथ आपको बोनस शेयर्स भी देती रहती है, जबकि इसमें आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है। लास्ट 5 ईयर्स का इसका जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड बनता है वो बनता है 14 रुपये 50 पैसे। इसके बाद अगली जो कंपनी है ये भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 413 रुपये 57 पैसे। इसकी 52 वीक्स की रेंज बनती है 340 से लेकर 431, और ये उन चंद कंपनीज़ में से है जो कि इस वक्त भी बहुत ही टफ इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंटरनेशनल फैक्टर्स के बावजूद अपने 52 वीक्स की लो से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रही हैं। कैपिटल की बात करें तो 117 बिलियन रुपीज़ है इसकी, जबकि लास्ट जो इसका ईयरली ईपीएस था वो 91 रुपये 37 पैसे, और जो लास्ट क्वार्टरली ईपीएस है वो 29 रुपये 59 पैसे। तो क्वार्टरली ईपीएस भी अच्छा है, जिससे पता चलता है कि नॉर्मली क्वार्टरली ईपीएस को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें और ईयरली ईपीएस जो पिछले साल का था उससे अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि कंपनी इन क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 30 के करीब इसका क्वार्टरली ईपीएस और पिछले साल की जो ईपीएस 91 है, तो मीन्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो लास्ट इसका एनुअल डिविडेंड था वो था 70 रुपये, और लास्ट जो एनुअल बोनस था वो कोई भी नहीं था। और इसके अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, 20.05% फॉर द ट्रेलिंग 12 मंथ। पिछले 5 सालों का टोटल जो इसने डिविडेंड दिया है वो बनता है 282.5 रुपीज़, जो कि एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से है हबको, जो कि पावर जनरेशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और बड़ी अच्छे तरीके से एक्सपेंशन भी कर रही है। रिसेंटली इसका एक और जो प्रोडक्शन हाउस या प्लांट जिसको कह सकते हैं उसका इफ्तिताह हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। इसका जो करंट प्राइस है वो 65.89 है। पिछले दिनों चंद दिन पहले जो चाइनीज़ कंपनी है जिसके साथ इसका बिज़नेस है उसकी तरफ से एक इसको नोटिस आया था फॉर फॉर सर्टन पेमेंट्स, तो उसके बाद इसकी प्राइस कुछ नीचे आई थी। उस वक्त आई थिंक 70 या 69 के पास ट्रेड कर रही थी और वो गिर के फिर 64 पे आई थी। लेकिन इसने उसके ऊपर फिर दोबारा एक लीगल जो बैटल होती है वो लड़ने का अनाउंसमेंट दिया था और उसके बाद दोबारा से इसकी रिकवरी आ रही है। बहरहाल ये न्यूज़ जो होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स लेती है, कंपनीज़ में लाती रहती हैं, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 52 वीक्स की अगर रेंज की बात करें तो 61 और 82.75 के बीच में ये ट्रेड होती रही है, जबकि इसका कैपिटल जो है वो है 85.47 बिलियन रुपीज़। इसका जो लास्ट ईयरली ईपीएस था वो 16 रुपये 29 पैसे, जबकि क्वार्टरली ईपीएस देखें तो वो 3.43। क्वार्टरली ईपीएस कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन जनरल बात की जाए तो इस कंपनी का हिस्टोरिकली रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे। लास्ट जो इसने एनुअल डिविडेंड दिया था वो 22 रुपये था, जिसमें इसने आखिर में अनएक्सपेक्टेडली एक 10 रुपये का बड़ा डिविडेंड दिया था, जो इसने एक बड़ा छक्का मारा था। और उससे जो है ना उससे पहले जब इसने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे उसके साथ अनाउंस नहीं किया था, बल्कि वो डिविडेंड उसने कुछ अर्सा बाद अनाउंस किया था। तो जब रिजल्ट्स एनुअल अनाउंस हुए थे तो कोई डिविडेंड नहीं था, तो लोग काफ़ी मायूस हुए थे इसके शेयर होल्डर। लेकिन फिर कुछ ही हफ्ते के बाद इसने सेपरेटली अनाउंसमेंट करके जब डिविडेंड दिया तो दोबारा से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसका जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो वो बनती है 22.17%, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, जिसमें बड़ा फैक्टर वो जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड इन्होंने दिया था एनुअल डिविडेंड वो था। जबकि पिछले 5 साल के जो टोटल इसका क्यूमुलेटिव डिविडेंड है वो बनता है 41 रुपये 60 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, जो कि एंग्रो ग्रुप की एक और कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है वो 81 रुपये 53 पैसे है, जबकि 52 वीक्स की इसकी रेंज बनती है 73 और 102.4। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 109 बिलियन रुपीज़ का है, जबकि लास्ट जो इसकी ईयरली ईपीएस रही है वो 15 रुपये 78 पैसे थी। जो लास्ट क्वार्टरली ईपीएस है वो काफ़ी कम है, 1.93। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर इन जनरल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो रीसेंट फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से, जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की उसकी वजह से ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मार खा रही है। तो उसकी वजह से ईफर्ट के रिजल्ट्स या क्वार्टरली ईपीएस के ऊपर भी आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। सुपर टैक्स और बाकी चीज़ें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहरहाल इन जनरल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती रहती है। लास्ट इसका जो एनुअल डिविडेंड था वो 16 रुपये 50 पैसे था,
और ये उन कंपनीज़ में से है जिसकी पे आउट रेशो बाज़ औक़ात 100% से भी ऊपर चली जाती है। मीन्स कि अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा अपने रिज़र्व्स में से, या जो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसमें से भी बाज़ औक़ात अपने शेयर होल्डर्स को नवाज़ रही होती हैं। इस कंपनी की अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो बहुत अच्छी है, 17.30%। जबकि पिछले 5 साल का जो टोटल डिविडेंड है वो है ₹62। तो डिविडेंड के हवाले से ये बड़ी अच्छी कंपनी है। अगर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इकोनॉमिक रिवाइवल होता है और फर्टिलाइज़र सेक्टर बेहतर परफ़ॉर्म करना शुरू करता है, तो डेफ़िनेटली जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। इसके बाद अगली एक और कंपनी जो कि इस वक्त हालात की मारी कंपनी मैं कहूँगा, और कुछ फैक्टर्स की वजह से मार खा रही है और बहुत नीचे आ रही है, वो है मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि इससे पहले हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स की वजह से मेरी फेवरेट रही है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेंटली किसान पैकेज वगैरह अनाउंस हुआ है, उसमें जहाँ और बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस हुए हैं किसानों के लिए, वहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स हैं उसकी इंपोर्ट के हवाले से भी उसमें कुछ आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो सेकंड हैंड जो ट्रैक्टर्स होते हैं, अगर वो इंपोर्ट होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, मिलेट ट्रैक्टर या गाज़ी ट्रैक्टर या इस तरह की कंपनीज़, तो वो नेगेटिवली उसकी वजह से इम्पैक्ट होती हैं। तो यही वजह कि एक तो फ्लड्स की वजह से ओवरऑल जो ज़राअत है पाकिस्तान की वो मुतासर हुई है, और दूसरा इस तरह की जो सेकंड हैंड जो ट्रैक्टर्स हैं उसकी इंपोर्ट की अगर सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह की कंपनीज़ को उसका डायरेक्टली डेंट पड़ सकता है। तो मिल ट्रैक्टर के करंट प्राइस 591.76 है, जबकि अगर हम देखें 52 वीक्स में, तो ये एक वक्त 1000 से ऊपर थी, 1014 और 575, तो 52 वीक्स के लोवेस्ट के काफ़ी करीब इस वक्त ट्रेड हो रही है। कैपिटल इसका 68.79 बिलियन है, जबकि लास्ट उसका ईयरली ईपीएस था वो 56.02 रुपये था। लास्ट इसकी जो क्वार्टरली ईपीएस है उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि कंपनी कितनी मार खा रही है, ₹4.65। ₹4.65 एक क्वार्टर का रिजल्ट है, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करें तो ये बमुश्किल 17-18 रुपये बनता है, और कहाँ 56 रुपये की ईपीएस और कहाँ इतनी ईपीएस। बहरहाल 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली उतना ही होगा। बाज़ औक़ात किसी क्वार्टर में या कुछ पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर डे एंड नाइट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों लिहाज से इम्पैक्ट करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को किसी कंक्लूसिव वे में नहीं कह सकते, डिपेंडिंग के आगे पाकिस्तान की जो इकानमी है वो किधर चलती है, कहाँ किस करवट ऊँट बैठता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकती हैं और मज़ीद अबतरी की तरफ भी लेके जा सकती हैं। जिसका लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो ₹65 था, जबकि इसका बोनस भी था 60% का, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 7.89% बनती है। तो ये कंपनी तवातुर के साथ ना सिर्फ ये कि डिविडेंड देती है, बल्कि बोनस शेयर्स भी अनाउंस करती रहती है। पिछले 5 साल का जो टोटल डिविडेंड था उसका नंबर बनता है ₹420। उसके बाद जो आखिरी कंपनी इस लिस्ट में मैंने डाली है वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओजीडीसी, जो कि अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है। इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹71.22 है, जबकि 52 वीक्स की इसकी रेंज बनती है ₹69.90 से ₹96 के बीच में। इसका मार्केट कैपिटल है वो 306.31 बिलियन का है, जबकि लास्ट उसकी ईयरली ईपीएस है वो 31.11 रुपये है, जबकि लास्ट क्वार्टरली ईपीएस ₹12.39, तो क्वार्टरली ईपीएस भी अच्छी है। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के केस में भी हमने देखा था कि उसकी भी क्वार्टरली ईपीएस अच्छी थी। इट मीन्स कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टफ सिचुएशंस के अंदर भी। लास्ट एनुअल डिविडेंड की बात करें तो 7.25 रुपीज़ था, जबकि इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो है 9.57%, और पिछले 5 साल का जो टोटल डिविडेंड इसका बनता है वो है ₹41.90। बहरहाल ऑयल एंड गैस के इन कंपनीज़ के हवाले से, और जो भी कंपनीज़ जिसमें ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, या ऐसी कंपनीज़ के जिनको गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रही है, स्ट्रांगली उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, इन कंपनीज़ के साथ एक मसला सर्कुलर डेट्स का भी होता है, और जो इनके जो जितने भी कैश फ्लोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस वजह से इम्पैक्टेड होते हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट से पहले आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिसमें एसएनजीपी हो गई, ओजीडीसी हो गई, और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि जिनके बाज़-औक़ात अगर आप इनके रिसीवेबल्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फिर सर्कुलर डेट्स जो होते हैं इनके दूसरी कंपनीज़ की तरफ से, तो एक पूरी चेन बन रही होती है, तो वो सारे फैक्टर इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि ये वो कंपनीज़ हैं जो कुछ अर्सा पहले इसके शेयर की प्राइस अगर हम देखें हिस्टोरिकली 5 साल की तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गिरते-गिरते फिर ये अब 2 डिजिट्स में आ गई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि नेगेटिवली भी इनको इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी ये
काफ़ी लुक्रेटिव होती हैं क्योंकि अच्छा डिविडेंड दे रही होती हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें या इवन मीडियम टर्म में देखें तो आपको ये सारे फैक्टर्स भी जहन में रखने होंगे कि ये कंपनीज़ जिस तरह की क्राइसिस से, जो लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं उससे गुजर रही हैं, उनको इन्होंने कैसे कोप अप करना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपसे शेयर की गई आपके लिए यूज़फुल होगी और इसकी बेस पे आप KMI30 की जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतर तौर पे अपनी स्ट्रेटजी बना सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।